अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की किताब है जो कि थॉमस प्यूगल ने लिखी। उसके चैप्टर नंबर 17 के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके मैं सॉल्यूशन को डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से उसका आंसर दिया जाए और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 का ये सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर कोई एज सच आप समझें क्या कहते हैं कि पहली बात तो ये कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जी ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड, यानी जहाँ पर आप कह लेंगे कहते हैं करेंसी की डीलिंग के हवाले से बात हो रही होगी, एक्सचेंज करेंसी और एक्सचेंज और उसके जो रेट्स होते हैं, एक्सचेंज रेट वगैरह उसके हवाले से बात हो रही होगी। तो इसी तरीके से इसके जो क्वेश्चन हैं जो बुक के अंदर उसके चैप्टर के एंड में मौजूद होते हैं, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जी आप मेजर टाइप्स बताएं ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती हो। अच्छा देखिए, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। फॉरेन करेंसी मीन्स कि एक करेंसी है जो कि आपकी करेंसी है, यानी अगर हम लेट्स सपोज पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी कहलाती है, यानी जो रुपीज़ है। इसके अलावा किसी भी मुल्क की करेंसी की बात करें वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अच्छा, स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मकसद ये है कि फॉरेन एक्सचेंज यानी जो आप अपनी करेंसी को बेचकर जो दूसरी करेंसी खरीदते हैं, वो जिस मार्केट में खरीदी जाती है, चाहे वो किसी भी किस्म से खरीदी जा रही हो, चाहे वो कह लेंगे कहते हैं डिजिटली खरीदी जा रही हो या आप जाके किसी के पास जाके खरीदे हो किसी ब्रोकर के पास, तो वो एक्सचेंज मार्केट कहलाती है। और स्पॉट का मतलब ये है कि जो करंट उस वक्त रेट चल रहे होते हैं, जिस वक्त आप ये सेलिंग परचेजिंग का अमल कर रहे होते हैं, उसको स्पॉट कहते हैं, स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब यहाँ पर बात ये है कि जी अगर आप ये बताएं, सवाल ये है कि जी स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी की जो है वो जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है वो किस वक्त बढ़ेगी, किन ट्रांजेक्शन के नतीजे में ऐसा होता है। तो देखें, जब भी आप कोई बाहर की चीज़ यानी फॉरेन फॉरेन कोई चीज़ आप समझ लें वो आप ख़रीदने जा रहे होंगे किसी भी तरीके से, तो आपको उसकी करेंसी में पे करना होगा, जिसकी वजह से आपको लाजमन उसकी करेंसी चाहिए होगी। तो जब आप किसी बाहर की करेंसी को ख़रीदने जाते हैं तो वो बेसिकली उसकी डिमांड को बढ़ा रहे होते हैं और अपनी करेंसी को आप सेल कर रहे होते हैं, तो यानी अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं। तो जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। लाजमी सी बात है जब वो आपके, क्योंकि आपका ट्रेड के बगैर तो अब कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क नहीं है जो कि चल रहा हो। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा एक समझने के बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की। तो इम्पोर्ट इस वक्त क्या होगा कि अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से कोई चीज़, तो यकीनन उस चीज़ के लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जिससे हम कर रहे हैं वो यूएस है और यूएस जो है वो डॉलर के अंदर पैसा मांगता है, तो आपको डॉलर में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप डॉलर की डिमांड बढ़ा देंगे। अब ये आप किस तरीके से करेंगे कि या तो अगर आप किसी बैंक को कहेंगे कि भाई पेमेंट कर दो, तो बैंक अपनी तरफ से अपने रुपीज़ को सेल करके डॉलर परचेज़ करेगा और पेमेंट करेगा, या आप डायरेक्ट ब्रोकर के पास जाएँगे और जो आपके आप कह लें करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, और वो आपको आपके रुपीज़ को लेकर आपके उसके बदले में डॉलर दे देंगे। तो इस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है? इसी तरीके से किसी भी किस्म का कैपिटल आउटफ्लो होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो रही हो, बाहर आप कर रहे हो या बाहर के मुल्क के किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी जगह पे, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या आप कह लेंगे कहते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, सब में आपकी जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ेगी। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल समझ लें इसके एक अपोजिट है, वो ये कि जी सप्लाई कब बढ़ेगी। तो लाजमी सी बात है, जैसे कि इम्पोर्ट कर रहे थे, जब आप कोई चीज़ बाहर से खरीद रहे थे तो आपके लिए रुपीज़ सेल करके आप डॉलर खरीद रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि जी यूएस से आप जो है कोई चीज़ यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि बाहर वाला जो है आपको पेमेंट करेगा, तो उसको पेमेंट करनी होगी आपके रुपीज़ में। तो डेफिनेटली वो वहाँ से जो है वो जब डॉलर भेजेगा तो जो करेंसी की डिमांड, जो करेंसी की सप्लाई होगी वो डॉलर की बढ़ जाएगी। वो डॉलर देकर डिमांड कर रहा होगा आपके डोमेस्टिक करेंसी की, पाकिस्तानी रुपीज़ की। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट की सूरत के अंदर आपके पास फॉरेन करेंसी आएगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। और इसी तरीके से अगर कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट करता है आपके पास, तो भी आप वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके पास करेंसी का आउटफ्लो इनफ्लो होगा। और कैपिटल इनफ्लो की सूरत के अंदर भी जितनी भी सूरतें हैं इन सब में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी और आपकी जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, अब तीसरे सवाल पर आया था जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा देखें, सबसे पहली बात इधर थोड़ा समझने की है कि ये बोल रहे हैं कि आप ये बताएं कि डॉलर के साथ इन सारे सिनेरियोज में कुछ 4 सिनेरियोज लिखे हुए हैं, इसमें एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर के एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर स्पॉट रेट यानी करंट रेट जो है, अब SFR जो लिखा हुआ है ये स्विस फ्रैंक, यानी ये समझ लें स्विट्जरलैंड की करेंसी जो है उसको स्विस फ्रैंक कहते हैं। तो इधर ये लिखा हुआ है कि जी जो स्पॉट रेट है वो $1.25 पर स्विस फ्रैंक है, और अब वो $1.30 पर स्विस फ्रैंक हो गया। तो आपके हिसाब से आप देखते हुए कि डॉलर के साथ क्या हो रहा है, क्या डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है यानी डॉलर बढ़ रहा है या डॉलर कम हो रहा है। तो देखिए हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि स्विस फ्रैंक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो समझ लेंगे कहते हैं कि जी पर स्विस फ्रैंक का मकसद है कि एक स्विस फ्रैंक के नतीजे में या उसको सेल करने के अगेंस्ट में आपको $1.25 मिल रहे थे। अब आपको क्या हो रहा है कि उस एक स्विस फ्रैंक को बेचने के नतीजे में आपको $1.30 मिल रहा है। इट मीन्स कि स्विस फ्रैंक आप एक ही दे रहे थे, पहले आपको कम डॉलर मिल रहे थे, अब आपको डॉलर ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी डॉलर की जो कदर है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या कहलाएगा कि जी स्पॉट रेट जब अगर 1.25 पर स्विस फ्रैंक से $1.25 पर स्विस फ्रैंक से $1.30 पर स्विस फ्रैंक हो गया, तो डॉलर की जो कीमत है वो डेप्रीशिएट हुई है। यानी इस तरीके से कह लें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी $1 में पहले 60 रुपये मिलते थे और अब $1 के अंदर जो है 260 रुपये मिल रहे हैं। इट मीन्स क्या रुपये की वैल्यू बढ़ी है डॉलर की, तो हम कहेंगे जी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, और रुपये के हिसाब से क्या हुआ कि अब रुपये ज़्यादा आ रहे हैं $1 के अंदर, यानी रुपये की जो वैल्यू है वो डेप्रीशिएट हो गई। अच्छा दूसरा थोड़ा इसका अपोजिट कर लें, इन्होंने इसको उल्टा लिखा है, इसको लिखा है इस तरीके से कि पहले $1 के नतीजे में आपको 0.80 स्विस फ्रैंक मिल रहे थे, और अब $1 के नतीजे में आपको 0.77 स्विस फ्रैंक मिल रहे हैं। यानी इसको हम अगर उल्टा करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको पहले पाकिस्तानी करेंसी में समझे तो ज़्यादा तरीके से समझ में आए कि $1 के नतीजे में पहले 60 रुपये मिल रहे थे, अब $1 के नतीजे में आपको 55 रुपये मिल रहे हैं। इसका मकसद क्या हुआ कि जो रुपी है अब वो आपको $1 के अंदर कम मिल रहा है, तो आपको अब लेट सपोज $1 में 55 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा 55 रुपीज़ मिलने का मकसद ये हुआ कि जो डॉलर के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले डॉलर अगर कोई देता था तो उसको 60 रुपये मिलते थे, अब उसको 55 रुपये मिल रहे हैं। इट मीन्स कि रुपये की कदर बढ़ गई है, क्योंकि रुपया महंगा हो गया, जब भी तो उसको कम रुपीज़ मिल रहे हैं। इट मीन्स कि रुपये तो महंगा हो गया, तो फिर यकीनन डॉलर क्या हुआ उसके अगेंस्ट के अंदर, वो डेप्रिशिएट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखें तो यहाँ भी हम इसको यही कहेंगे कि जो डॉलर जो है वो आपका डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें ए और बी वाले की, तो अगर आप देखें क्योंकि उसने पहले स्विस फ्रैंक नीचे रखा हुआ था, यानी पर स्विस फ्रैंक की बात कर रहा था, तो इस सिनेरियो में जब अगर आपके डॉलर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे जैसे 1.25 से 1.30, तब भी डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। जब डॉलर नीचे रखा हुआ है और फिर आपको ये दिखा रहा है कि जी ज़्यादा से कम हो रहे हैं, यानी 0.80 स्विस फ्रैंक से 0.77 पर आ गए, तो भी डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा तीसरा देखते हैं, भाई पहले एक येन में यानी जैपनीज येन जिसको कहते हैं उसमें आपको $0.010 मिलता है, अब आपको पर जैपनीज येन के ऊपर $0.09 मिलता है। इट मीन्स येन वहीं का वहीं है। अगर आप येन को अगर आप कांस्टेंट समझें कि एक येन ही है, लाजमी है इसमें तो एक येन ही है, उस एक येन के अगेंस्ट में पहले ज़्यादा डॉलर मिल रहे थे, अब कम डॉलर मिल रहे हैं। इट मीन्स क्लियर है कि डॉलर अगेन इसमें महंगा हुआ है क्योंकि आपको कम डॉलर मिल रहे हो, तो इसमें आप कहेंगे कि जी डॉलर आपका अप्रिशिएट हो गया है। ठीक है, और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। और उसके अगले वाले में देखेंगे तो आप सिंपल देख लें कि जी डॉलर उन्होंने नीचे रखा हुआ है, तो पर डॉलर पहले 100 येन मिलते थे, अब आपको 111 येन मिल रहे हैं। अगेन आप ये कहेंगे कि जी डॉलर जो है वो यहाँ पे महंगा हो गया है, क्योंकि पहले डॉलर की अगर आप येन के हिसाब से देखो तो पहले $1 देने पे $100 येन मिलते थे, अब 111 मिल रहे हैं। इट मीन्स कि येन की कदर कम हो गई है, अब ज़्यादा येन भी मिल जाएंगे उसी डॉलर में। तो देख लें आप, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इन्होंने बोला जी पहले वाले में कि जी स्विस फ्रैंक इंक्रीज़ हुआ है, लाजमी से हुआ, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो स्विस फ्रैंक इंक्रीज़ हुआ। दूसरे वाले के अंदर भी उन्होंने बोला बिल्कुल सेम ही सिनेरियो है। तीसरे वाले में येन डिक्रीज़ हुआ और चौथे वाले में भी येन डिक्रीज़ हुआ, यानी डॉलर एप्रिशिएट हुआ। अच्छा अब आ जाते हैं चौथे वाले सवाल। देखिए टेक्निकली हम थोड़ा समझेंगे इसको, इस सवाल को भी थोड़ा बैंकिंग पर्सपेक्टिव भी मैं देना चाहूँगा इसके अंदर। सिंपल सी बात यह है कि जी 1 मिलियन येन यूएस को पेमेंट करनी है एक जैपनीज फर्म, सही है, जिसने क्या बेचा है, बेचा है जैपनीज बेसबॉल प्लेयर ट्रेडिंग कार्ड, वो यूएस को बेचे, अब यूएस ने उसको अगेंस्ट में पेमेंट करनी है, ट्रेड हुआ है। अब बात यह है कि बोलने के लिए यूएस किस तरीके से अगर यूएस को जो है अपने डॉलर अकाउंट में से पैसे भेजने हैं, अब बताएं कि वो कैसे पेमेंट करेगा 1 मिलियन येन की, हालांकि है तो उसके बाद डॉलर, तो वो बैंक के पास लेके जाएगा कि भाई इसको पेमेंट करनी है। तो अब पूरा एक सिनेरियो बताएं
कि किस तरीके से पेमेंट होगी स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर दोनों कंट्रीज के अंदर, किस तरह बैंक के अंदर होगी। तो देखें, सबसे पहली बात हमेशा हम याद रखिएगा, चाहे रेमिटेंस हो रही हो, आप किसी को बाहर पेमेंट भेज रहे हो, एजुकेशन किए जाए, आजकल कह लेंगे कहते हैं एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो जी बैंक के पास जाते हैं रेमिटेंस के लिए, होता है उनके पास रुपये अकाउंट है, पर बाहर उनको किसी और करेंसी में भेजना होता है, तो फिर क्या होता है, अगेन वही होता है कि वो जाते हैं और वो उनको बोलते हैं, वो रुपये लेता है, और बैंक ने अपना एक नॉस्ट्रो अकाउंट कह लें, एक ऐसा अकाउंट जो कि बाहर किसी हर कंट्री के अंदर उसने एक ऑपरेट कर रहा है, अपना उसने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बनाया हुआ है, जिसके पास उसने अपनी एक सर्टेन अमाउंट रखी हुई होती है नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर, अपना डिपॉजिट होता है, उस करेंसी में होता है बाहर वाली, तो वो इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई मेरे इस डॉलर के अकाउंट में से, मेरे इस नॉस्ट्रो में से, बैंक कहता है मेरे आप पेमेंट कर दें फला अकाउंट में। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ भी यही होगा कि जनाब यूएस फर्म जाएगी बैंक के पास, बोलेगी कि आप मुझे रेट बताएं, आज का आप क्या रेट लगाएंगे, किस पे पेमेंट करेंगे, वो रेट बताएगा कि भाई मैं लेट सपोज $1 के अगेंस्ट में आपको 10 येन दूंगा, 10 येन की पेमेंट कर दूंगा, तो वो एग्री आप कर लेंगे, एग्री करने के बाद जब आपको रेट एक्सेप्टेबल होंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपसे वो पैसे लेगा, आपके अकाउंट में से डॉलर डिडक्ट करेगा जो आपका रेट बताया उस रेट के इक्विवेलेंट, और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को जो कि बाहर बनाया हुआ होगा इसने, या बाहर इसने जो है मतलब एक समझ लें एक अपनी कह लें कि एक रिलेशनशिप मेंटेन किया होगा जिस बैंक के साथ, जो कि ट्रांजेक्शन तो लाजमी सी बात है कैरी होती हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन कैरी आउट हो रही होती हैं, तो उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप मेरे अकाउंट से 1 मिलियन येन निकाल लें और पेमेंट कर दें जैपनीज़ के फला अकाउंट के अंदर, और इसी तरीके से बैंक सेटल कर लेगा। और अगर बैंक की ब्रांच होती है, लेट सपोज जैसे कि मैं कहूँ कि कोई हमारे यहाँ पे जी हबीब बैंक है, तो जी इसकी बाहर भी ब्रांच है, तो लाजमी सी बात है फिर वो अपनी ब्रांच से भी कह सकता है कि यार मेरी अब डायरेक्ट ब्रांच से कर देगा सेटल, तो बहुत उस तरीके से भी हो सकता है, या समझ लें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो कि दूसरा बैंक उसको रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है तो वो उससे सेटल कर सकता है। अच्छा, पांचवा सवाल है जी कि ब्रिटिश बैंक ने जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डॉलर्स ले लिए एक डील के अंदर क्लाइंट से, अब उसको चाहिए नहीं, और अब वो क्या करेगा कि किस तरीके से डॉलर्स को जो है वो, क्योंकि उसको अनविलिंग है वो तो डॉलर को होल्ड नहीं करना, उसको यूरो में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा, तो बहुत सिंपल है, देखिए दो तरीके होंगे, या तो वो जाएगा किसी बैंक के अंदर इंटर बैंक जाके अपने वो बैंक दूसरे बैंक को देखेगा कि किसी बैंक को कहीं चाहिए तो नहीं, अगर किसी को चाहिए ये करेंसी डॉलर तो मैं उसको दे दूंगा, उसके रेट के ऊपर एक एग्री कर लूँगा, या तो वो क्या करेगा जब उसको कोई नहीं मिलेगा तो वो जाएगा किसी एक आप कह लेंगे कहते हैं एक्सचेंज ब्रोकर के पास, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर जो करेंसी एक्सचेंजर मनी एक्सचेंजर होते हैं उनके पास जाएगा, उनसे डील बनाएगा और उनको वो डॉलर देगा और उनसे यूरो खरीद लेगा, क्योंकि वो पाउंड खरीद लेगा कह लें, और क्योंकि ब्रिटिश है ब्रिटेन है तो लाजमी सी बात है उसकी पाउंड करेंसी होगी डोमेस्टिक, तो वो खरीद लेगा और एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिनिमल लगती होगी वो देके उससे जान छुड़ा लेगा डॉलर से, सिंपल। अच्छा, छठा सवाल ये जी कि जी ट्रेडर है यूएस का, अब वो ये सोच रहा है कि यूरो जो है वो महंगा होने वाला है अगले 1 घंटे के अंदर, तो अभी वो क्या, अगर उसका ये बिलीफ सच है और अपने बिलीफ को मानते चलते हैं तो वो किस तरीके से अटेम्प्ट करेगा कि वो प्रॉफिट बना ले। इसमें भी देखें ये एक कॉमन सेंस की बात है कि इसके अंदर जो है वो क्या करेगा, यूएस बैंक में बैठा हुआ ट्रेडर कि वो वहाँ पे देखेगा कि जी इस वक्त क्या जो भी रेट चल रहा होगा उसके ऊपर बेस्ट स्पॉट रेट के ऊपर वो डॉलर बाय कर यूरो बाय कर लेगा डॉलर देके, और फिर इंतज़ार करेगा उस घंटे के चेंज होने का कि कब जो है वो यूरो अप्रिशिएट होता है। जैसे ही यूरो अप्रिशिएट होगा, चाहे वो डे एंड के ऊपर कह लें या उस 1 घंटे के बाद ही, जब उसको लगेगा कि जी उसको प्रॉफिट होने वाला है, तो वो क्या करेगा, वापस उसी मार्केट के अंदर ट्रेड करेगा अपने रखे हुए यूरोज़ को डॉलर के अगेंस्ट में, और यूरो बेच के डॉलर खरीद लेगा और इस तरीके से डॉलर्स में वो प्रॉफिट अपना बना लेगा। सातवां लास्ट क्वेश्चन अभी इस वीडियो का वो ये है कि जी समझें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इट अ पार्ट ऑफ डिमांड फॉर येन और सप्लाई ऑफ येन इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी अब यहाँ पे येन की बात कर रहे हैं कि अब आप बताएं कि जी डिमांड बढ़ेगी येन की या सप्लाई बढ़ेगी येन की या दोनों बढ़ेगी। तो जी पहला इसके अंदर जो सिनेरियो ये है कि जैपनीज फर्म ने सेल करे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू ऑब्टेन फंड्स टू बाय रियल एस्टेट इन जापान। क्लियर अपना दिमाग रखें और सोचें कि जी यूएस फर्म ने जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेल कर दी, ठीक है, टू ऑब्टेन फंड्स टू बाय रियल एस्टेट इन जापान, क्योंकि उसको जापान के अंदर अपनी रियल एस्टेट जो है वो परचेज करनी थी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी डॉलर की जो ली हुई होंगी वो बेच दी, तो वो क्या डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि मुझे येन के अंदर पैसा चाहिए, क्योंकि उसको फंड्स या जो है वो यूटिलाइज करने हैं अपनी रियल एस्टेट के अंदर। तो इस तरीके से जब कोई भी फर्म डॉलर बेच रही है तो वो डॉलर की सप्लाई कर रही है, यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और येन की डिमांड कर रही है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो कि यूएस इंपोर्ट कंपनी पे फॉर ग्लास पेयर परचेज फॉर अ स्मॉल जैपनीज प्रोड्यूसर,
यूएस ने इंपोर्ट करा है ग्लासवेयर और अब उसको पे करना है जापानीज प्रोड्यूसर को, किस तरह करेगी? यकीनन उसको येन की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तो डिमांड फॉर येन बढ़ जाएगी। लिखा हुआ भी है यूएस इंपोर्ट कंपनी प्रॉब्ली बिगिंस विद डॉलर एंड द जापानीज प्रोड्यूसर प्रॉब्ली वांट्स टू रिसीव पेमेंट्स इन येन, डॉलर मस्ट बी सोल्ड टू ऑब्टेन येन। अच्छा, सी जो थर्ड वाला है वो है कि यूएस फार्म कोऑपरेटिव रिसीव पेमेंट फ्रॉम अ जापानीज इंपोर्टर टू यू ऑफ यूएस ऑरेंजेस। यूएस ऑरेंजेस जो है वो जापानीज इंपोर्टर ने परचेज करे थे और उसकी पेमेंट रिसीव हुई है। तो ऐसे सूरत में क्या हुआ होगा? यकीनन जापानीज ने जब पे करना होगा तो डॉलर में पे करना होगा, तो वो अपने येन की डिमांड को गिरा देगा, यानी येन की सप्लाई बढ़ेगी इस केस के अंदर और डिमांड बढ़ेगी डॉलर की। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है जो लास्ट वन, कि यूएस पेंशन फंड जो है वो यूजेस सम इनकमिंग contribution to buy equity share of several Japanese companies through the Tokyo Exchange स्टॉक एक्सचेंज। यूएस पेंशन फंड जो है वो एक समझ लें, कहते हैं कि जी उनको इक्विटी शेयर्स खरीदना है मुख्तलिफ कह लें जापानीज कंपनीज के अंदर। अब वो किस तरीके से खरीदेंगे? लाजमी सी बात है कि जो पेंशनर्स होंगे वो उनको जब जापानीज कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उनको जापानीज येन की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप कभी भी, मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया था, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी कंट्री के अंदर तो उसी करेंसी परचेज करेंगे और करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये साथ के साथ क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है वो समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब